अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह खैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTN न्यूज़ टीवी पर, और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन कराम, कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि सही सोच, मुसलसल मेहनत और बेहतरीन रहनुमाई से हासिल होती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत छुपी होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी उस सलाहियत को आपने ढूंढना है और अपने आप पर आपने एतमाद करना है, जो इसकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। यानी आपके अंदर वो सलाहियत होती है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। बस ज़रूरत होती है सही सिमत, दुरुस्त रहनुमाई और हौसला अफजाई की। तो आइए इल्म, तजर्बे, कामयाबी और मस्बत सोच के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं, क्योंकि एक अच्छी बात, एक अच्छा ख्याल और एक दुरुस्त फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अपने ऊपर आप एतमाद रखें और अपनी उस सलाहियत को ढूंढने की कोशिश करें जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। तो आइए नाजरीन, बिला तातुल मैं आज अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे मौजूद मेहमान, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ वर्सटाइल सीनियर टीवी आर्टिस्ट, ड्रामा निगार, हिदायतकार, उर्दू सिंधी ज़बानों में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और स्पेशली हमारी जिसको हम एकेडमी कहते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से मुतादिद ड्रामों में काम किया, ना कि काम किया बल्कि इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्ट भी दिए और बहुत सारे अच्छे ड्रामा जो है हमारी स्क्रीन की जीनत भी बनी। जनाब असलम भुट्टो साहब, आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई शाह साहब, और NTN ने इतना खूबसूरत स्टूडियो बनाया है, यानी वो हम कहते हैं ना जैसे कि जंगल में मंगल कर दिया आपने। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी आपसे बातें होंगी इंशाल्लाह। हम शोबिज़ पे बात करेंगे, ड्रामों पे बात करेंगे, फिल्म पे बात करेंगे, हिदायतकारी पे आपसे बात करेंगे। देन हमारी बहुत ही मौजूद सीनियर आर्टिस्ट जिनका वर्क आर्ट मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने मुतारिफ कराया। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान की सकाफ़त को जो है दुनिया भर में मुतारफ़ कराने में अपना अहम किरदार अदा किया। ट्रक आर्ट स्पेशलिस्ट जो माहौलियात की सरगर्म कारकुन और समाजी खिदमत के मैदान में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, मोहतरमा आबिदा अली वाहिदी साहिबा, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का इतने खूबसूरत प्रोग्राम पे, जहाँ पे खूबसूरत बातें होती हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें होती हैं, और बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आके। इंशाल्लाह बात करते हैं फिर। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। देन हमारे साथ इंसानियत की खिदमत करने वाली केयर फॉर एवरीवन, मैं कहता हूँ ये नोबल कॉज जॉब होती है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीने का सबब बनते हैं। जनाब डॉक्टर महविश मुस्तफ़ा, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया NTN का आपका कि आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया और इतने अच्छे लफ्ज़ों में मेरा तारुफ़ कराया। तो ख़ुद को भी कभी कभी अच्छा लगता है कि जब लोग इस तरीके से तारुफ़ करवाते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड देन हमारे साथ मशहूर व मारूफ सिंगर जिनकी खूबसूरत आवाज़ हमारी इस महफिल को चार चांद लगाएगी, जनाब सैयद काशिफ अली साहब। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। असलम भुट्टो साहब, आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा एक मतलब आप कहें कि आपने मतलब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि आपने अपना वो कॉन्सेप्ट भी हमारे नाजरीन को दिया कि हमारे जो मसाइल हैं, इश्यूज़ है, उसको आपने स्क्रीन की जीनत बनाया एज ए ड्रामा की सूरत में। फिर आपने हिदायतकारी भी की, और आज भी मैं कहूँगा कि जो PTV के जिन लोगों ने काम किया हुआ है उनका कंपैरिजन किसी प्राइवेट चैनल से हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक एकेडमी थी, वहाँ सिखाया जाता था, बताया जाता था, और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि हमने आपके साथ 3-4 ड्रामों में काम किया, तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए कि ये एक्टिंग का और फिर लिखने का, फिर डायरेक्शन का ख्याल
क्यों आया, कैसे आया, तो इसका स्टार्टअप मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा। शाह साहब, मैं 1984 में मैंने पीटीवी ज्वाइन किया था। उस वक्त बहुत से प्रोड्यूसर्स जिंदा थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं, अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही है। उनको मग़फ़िरत करे। आमीन। उनमें एक एमबी समीडो साहब, आप भी उनके पास आते रहते जी थे। बिल्कुल। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और शुरू में कोई एक या दो कोई कैरेक्टर्स छोटे छोटे दिए थे मुझे। बाद में उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और फिर अच्छे खासे और मेन रोल जो है उन्होंने मुझे देना और शुरू इवन कर मैं दिया। तो कहूँगा कि पीटीवी का कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है जिसके साथ आपने काम ना किया हो। आई थिंक तकरीबन आपने सबके साथ काम जी किया। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। हैदर इमाम रिजवी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, जिनसे मैंने डायरेक्शन भी सीखी। मैंने उनके लिए ड्रामा सीरियल अब क्या होगा, पीटीवी का बड़ा कॉमेडी मशहूर जी जी सीरियल बड़ा था, मशहूर और मारूफ ड्रामा था। तो वो भी किया। फिर मैंने काजिम पाशा के लिए भी लिखा था, हवेली के नाम से एक टेली फिल्म थी जो उन्होंने मुझसे लिखवाई थी, वो भी उन्होंने की। उसके बाद शाहिद पाशा के साथ मैंने एक उर्दू सीरियल था उनका, जी। वो भी किया। और फिर समीडो साहब के साथ सिंधी उर्दू ड्रामे होते रहते थे, तो एक उनका उर्दू सीरियल था तन्हा तन्हा, वो भी किया। जी जी बिल्कुल, वो भी काफी मशहूर हुआ था। जी जी, ये पीटीवी पे सारे किए। बाकी नाटक रंग के हवाले से तो बेशुमार ड्रामे किए मैंने। उसके बाद फिर 2001 में फिर सिंधी चैनल आया KTN, फिर 2002 में सिंध टीवी आया। ये दो सिंधी चैनल थे जो प्योरली सिंधी ड्रामा बनाते थे। जी सिंधी सकाफत पे उन्होंने जी बड़ा जी, काम किया। 24 आवर्स होता था, मगर हमारे पीटीवी पे एक ही घंटा होता था, एक हफ्ते में एक ही दिन होता था, 1 घंटा। बिल्कुल लेकिन ऐसे। वो उन्होंने अब ये किया कि जी वो 24 घंटे उनके ड्रामे चला करते थे। फिर वो सफ़र उनके साथ जारी रहा जो आज तक है। आपने बड़ा अच्छा मतलब बताया कि आपने पीटीवी के साथ साथ जब प्राइवेट चैनल आना शुरू हुए और ख़ासतौर पे सिंधी चैनल्स आए, तो उस पे भी आपने अपने जो है वो एक्टिंग और फिर हिदायतकारी, फिर आपने वहाँ भी स्क्रिप्ट दिए, काफ़ी मशहूर हिदायतकारी ड्रामे हुए। मुझे हैदर इमाम भाई ने मुझे एक चैनल था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका ओनर था गजनफर इंडस, क्योंकि वहाँ मैंने काम किया काफ़ी। जी जी जी, उन्होंने मुझे इंडस में एज डायरेक्टर रखवाया था और मैंने वहाँ एक सस्पेंस डायरी के नाम से एक स्लॉट था जिसमें वो हॉरर किस्म के ड्रामे बना करते थे। तो उस ज़माने में 2-3 बहुत अच्छे लोग थे जो मेरे मौसम भी थे, जिनमें काज़मी साहब थे, शायद काज़मी बहुत अच्छा लिखते। जी जी बहुत अच्छा आपको पता लिखा है। है, कोई शक नहीं है इसमें। तो वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे और स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर भी थे, तो वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी सलाहियतों को उन्होंने ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया था। तो वहाँ भी मैंने काम किया। डायरेक्शन मैंने वहीं से शुरू की थी, लेकिन डायरेक्शन शुरू करने से पहले जब हैदर इमाम रिजवी के लिए मैंने बहुत लिखा था, पीटीवी के लिए तो मैंने उनके लिए सीरियल लिखा ही लिखा, लेकिन उस ज़माने में NTM था, आपको पता है, आपने भी जी जी NTM पे बिल्कुल। बड़े ड्रामे किए बिल्कुल, थे। ताहिर खान जी, आई जी। थिंक चला रहे थे तो उसको। वो NTM पे हैदर भाई किसी दूसरे के नाम से बहुत सारे ड्रामे करते थे, वो तकरीबन मैंने लिखे थे। और फिर जब अक्सर रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो मुझे कहते थे कि असलम तुम ज़रा देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता था। और फिर जब समीडो साहब की रिकॉर्डिंग होती थी, वो एज एन एक्टर मुझे बुक करते थे, तो भी मैं उनको देखता था कि वो, हालांकि वो पैनल पे होते थे, हम नीचे सेट पे होते थे स्टूडियो में, लेकिन मैं समझने की कोशिश करता था। फिर इसी दौरान मंजूर मक्सी ने मुझे बुक करना शुरू किया, तो उनको भी मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको अपनी राय देता था और वो मुझ पे नाराज़ हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब वो फाइनल टेक करते थे तो वही करते थे जो मैंने उनको जो आपने उनको कहा होता था, जो पॉइंट आउट किया कि अगर आप उसको इस तरफ फ्रेम में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसी तरह मैंने वहीं से मेरा एक्सपीरियंस डेवलप हुआ। फिर हैदर भाई ने मुझे कहा कि तुम इंडस जाओ, और मैंने गजनफर से बात की है, तो वहाँ से तुम अपना उर्दू ड्रामों का कैरियर शुरू करो। तो वहाँ से कैरियर शुरू हुआ। जी आपने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की। और देखे, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, आखिरी दम तक जो है ना, वो सीखने और सिखाने के लिए होती है। तो जो लोग कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने कोशिश की,
आपने स्टार्टिंग में एक छोटा सा ड्रामा किया, उसके बाद फिर आपने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्शन भी दी माशाल्लाह। आपसे बहुत सारी आगे बातें भी करेंगे। मैंने इंडस से बहुत ज़्यादा ड्रामों में काम किया। एक वक्त में एम्बुलेंस ड्रामा वहाँ से आता था, हॉस्पिटल, जिसमें हुमायूं सईद का पहला ड्रामा था बंद दरवाजे, एहसान अली ज़ैदी साहब ने डायरेक्ट किया था। उस ड्रामे में मैंने भी बंद दरवाजे जी बिल्कुल, आधा मैंने लिखा था। क्या बात है, शुरुआत मैंने की थी, कोलंबिया स्टूडियो से वो जी ड्रामा जी रिकॉर्ड हो जी, रहा था। आधा मैंने लिखा था। जी, फिर वो मेरा मैडम के साथ थोड़ा सा कोई डिस्प्यूट हुआ था आपका? मसला हुआ था, तो फिर आपने जी बिल्कुल, तो वो हुमायूं सईद का पहला था। उस ड्रामे में भी मैंने काम किया था और एहसान अली ज़ैदी साहब उसकी जो अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, शायद आपको पता ना हो, उसकी 2-4 किस्तें शुरुआती मंजूर मक्सी मरहूम ने रिकॉर्ड की थी। बिल्कुल, उसके डायरेक्टर वो होते, फिर उनकी भी उनके साथ कुछ अनबन हुई तो उन्होंने भी छोड़ दी, फिर मैंने भी छोड़ दिया और फिर वो ड्रामा बना। खैर चलते हैं आपा की तरफ। आपा, आप सिर्फ घर ही नहीं देख रही, एक घरेलू जिम्मेदारियों को बड़े एहसन तरीके से आप पूरी कर रही हैं। तो ख़ास तौर पे हमारी जो ख्वातीन है, मैं चाहूँगा कि वो इस गुफ्तगू में शामिल हो, ना कि शामिल हो बल्कि इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर आप ये जो ट्रक आर्ट का जो आपने एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया और पाकिस्तान के कल्चर को आपने रोडों पे दिखाया, और साथ साथ फिर आप कहें कि आप क्लाइमेट पे भी काम कर रही हैं, आप नेचर पे भी काम कर रही हैं, आप एजुकेशन पे भी बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचती हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये जर्नी अपनी बताइएगा, फिर हम सवालात की तरफ भी आएंगे आपकी तरफ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है कि बड़ी प्यारी बातें होती हैं यहाँ पे। वैसे जो अमली बातें हैं ना वो इस प्रोग्राम में होती हैं। तो देखिए, मेरा जो सफ़र है, जो मेरा एज एन आर्टिस्ट मेरा सफ़र है, तो वो मैं समझती हूँ कि हम ये समझते हैं कि शायद अगर हमारे पास डिग्री है तो हम बेहतरीन वो हैं, हम डिग्री को अपना पैमाना समझते हैं। हालांकि देखिए, डिग्री तो हमें जो हम किताबें पढ़ते हैं वो उसकी डिग्री हमें मिलती है, जबकि तजर्बा जो है वो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। तजर्बा जो है वो हमें अपने लाइफ से, फिर नेचर जो है वो पूरी एक हमारी टीचर है। कुदरत जो हमें सिखाती है वो सबसे बड़ा तजर्बा होता है। या मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरी मिस्टेक, जो हमारी गलतियाँ होती हैं ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, हमें सिखा के जाती हैं। तो फिर जो मेरा जो आर्ट का वो था, तो यही था कि मैं थी तो बॉर्न आर्टिस्ट थी। ये दूसरी बात है कि मैंने आर्ट पढ़ा नहीं, मेरे हाथ में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने पाकिस्तान को, मेरे लिए पाकिस्तान मुकद्दम है, सबसे पहले पाकिस्तान हम सबके लिए होना चाहिए, हम सबके लिए है। तो मुझे ये होता था कि मैं अपने पाकिस्तान के आर्ट को मैं प्रमोट करूं। वो आर्ट जो दुनिया भर में मशहूर है, ट्रक आर्ट के हवाले से पहचाना जाता है, तो वो मैं अपने मुल्क में क्यों मैं उसको ना करूं, सिर्फ ट्रकों के हद तक वो क्यों महदूद रहे। तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। तो फिर मैंने इसके लिए मैंने कैनवस जो है, मेरे हर चीज़ बन गई, शूज़ बन गए, बैग्स बन गए, मग्स बन गए, पॉटरी बन गए। फिर हमारी देखिए पाकिस्तान की जो क्ले पॉटरी है, जो हमारी मिट्टी की चीज़ें हैं, तो वो मैंने कहा कि मैं हर उस चीज़ को इसमें शामिल करूँ जो मेरे पाकिस्तान की पहचान है। क्या बात है। तो वो, और मैं देखिए मेरी पहचान मेरा पाकिस्तान में, पाकिस्तान है तो मैं हूँ, बिल्कुल ऐसा तो बस मैंने यही सोचा कि मैं इसको लाऊं। और आपको पता है कि आर्ट बहुत पसंद किया जाता है जब हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस आर्ट को लेकर आएंगे। अच्छा, ये आर्ट जो है ना बड़ा वाइब्रेंट कलर है, आपने देखा होगा, मैं बल्कि कभी मजाक में कहती हूँ गोला गंडा कलर्स हैं इसके। तो अब उसको जो हम मुख्तलिफ चीज़ों में लेकर आएंगे, ख़ास पैटर्न है, उसके ख़ास कलर होते हैं। तो मुझे ये था कि जब तक हम किसी चीज़ में इनोवेशन लेकर नहीं आते, उसमें कोई नई चीज़ मुतारिफ नहीं करवाते, वो चीज़ ग्रो नहीं करती। तो मैंने कहा कि हाँ, तो फिर मैंने इन चीज़ों को, कलर्स को, इनको सब चीज़ों पे मैं लाना शुरू किया। फिर मैंने मुख्तलिफ, मैं गई तालीमी इदारों में गई, मैंने कहा कि मैं हूँ, मैं आपको सिखा सकती हूँ। इस्लामाबाद गई, कराची के मुख्तलिफ उसमें अंडर प्रिविलेज इलाकों में काफ़ी स्ट्रगल की। जी, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए मैं ज़रूर बहुत काम करती हूँ कि मुझे होता है कि ये बच्चे सामने आए। और देखें, ये खाली आर्ट नहीं है, ये एक स्किल है। अगर मैं इसको पॉटरी पे, अपनी हांडियों पे, अपने मिट्टी के बर्तनों पे, मगों पे, तो जैसे मैंने अपना एक ब्रांड निकाला है अब्दाज आर्ट के उससे, तो मुझे ये है कि ये ट्रक आर्ट जो है ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाए। पता हो कि ये जैसे पिकासो था, माइकल एंजेलो था, तो मैं कहती हूँ कि ये ट्रक आर्ट तो हम सब का है, इसके लिए कोई शख्सियत खास नहीं है कि फलाने निकाला हो किया है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि इसमें मैं कुछ चेंजेस लेकर आऊँ, और इसमें अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं स्कूलों में मुतारिफ करवाऊँ, और बच्चे ये पाकिस्तान की जो ख़ास चीज़ है ना, इसको ये सीखें, उसको पढ़ें।
और अपने मतलब अपने जो भी उनके जहन में चीज़ है वो उसको पोर्ट्रे करें। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ वही चीज़ें बनाएं जो ट्रक पे बनी है, आप में इनका उन कलर्स को उठाएं जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, हमारे बड़े प्यारे लगते हैं जी, कलर। बिल्कुल ऐसे ही आप है। उससे कोई भी चीज़ अगर सेंट सेटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें वाइब्रेंट कलर डाल दें, उसमें वो डाल दें, वो आपको वो करेगा कि ये ट्रक आर्ट के मतलब वो है। कोई सीनरी बना रहे हैं आप, ज़रूरी नहीं कि वही हम खास चीज़ें, मोर एक खास उसका खास जी, बिल्कुल। वो है, मोर है, तीतर है या मारखोर है हमारा, तो वो उन चीज़ों को मैं अब लेकर आ रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुख्तलिफ स्कूलों में जाती हूँ, सिखाती हूँ ये मैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बच्चों में बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे बहुत टैलेंट है उसमें उनमें। और मैं समझती हूँ कि ये बच्चों के लिए आर्ट जो है ना एक बड़ा सुकून वाला है, क्योंकि देखिए आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती। आर्ट हर मुल्क का बंदा जो है वो तस्वीर देख के अपने हिसाब से समझ लेता है जी, इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि इतने उस पर हमने बनाना, ये मेजरमेंट नहीं है इवन कोई। बल्कि ये तो अमन, मोहब्बत, प्यार की एक बिल्कुल मतलब तरफ हम लेके जाते हैं, लेके लोगों ने जाते हैं, जी। हमांगी जी। सारी चीजें। हमारे शो में बहुत ही मशहूर और मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, सलीम मुगल साहब भी आए थे। जी जी तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे अभी बच्चों पे स्कूल की तरफ भी आऊँगा, जी, जी। एजुकेशन में। उन्होंने कहा कि अब बच्चों को जो ना हमेशा आप जो है वो कहानियाँ सुनाया करें, जी ताकि बच्चे जो अपने जो एक उसमें रहते हैं ना कि जी ख्यालात में, जी तो उनको पता चले कि जी बाहर की दुनिया भी क्या है, कि परी है, देव है, फलाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने बच्चों को रात का खाना जब तक हम कहानी नहीं सुनाते थे, बच्चों को खाना नहीं खिलाते खाना थे। नहीं खिलाते। तो वो बहुत एक अच्छी तरबियत होती है बिल्कुल, बच्चों की, बिल्कुल। और फिर उनके जहन में इमेजिन, हाँ। आप देखेंगे इमेजिनेशन क्रिएट होती Create है, होती है, बाहर की बिल्कुल। दुनिया के उनके बारे में कुछ ख्याल आता ख्याल है आता कि है, हम भी जी। ये सब कुछ कर सकते हैं। जी। तो आपने एक अच्छी चीज है कि आप चीजों को अप टू डेट रखती हैं, और बिल्कुल। ये कामयाबी की सबसे बड़ी दलील होती है। जी। देखिए आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, जी। लेकिन जो आज की वक्त की जो टेक्नोलॉजी है, जो आज पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा सिखाया है, जा अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं चाहूंगा अपने नाजरीन को, यूथ को, कि आप वक्त और हालात के साथ साथ चलेंगे तो फिर आप भी ग्रो करेंगे, दुनिया के साथ चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। चलते हैं डॉक्टर महविश मुस्तफ़ा की तरफ। ये जो NGO बनाने का आपके जहन में ख्याल कब आया और इसका मकसद क्या है? मैं चाहता हूँ कि केयर फॉर एवरीवन, क्योंकि नाम बहुत अच्छा है कि आपने हर एक का ख्याल रखना है, तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा, ये बनाने का जो जहन में आया था वो ऐसे आया था कि जब हम स्टूडेंट्स होते थे, जाहिर सी बात है मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ पे हम फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी टाइम देखते थे कि लोगों को मेडिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, कि सम टाइम वो अपनी जो है वो टेस्ट वगैरह नहीं मैनेज कर पा रहे होते थे, या कहीं अगर हम उनको रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे वो बिल्स वगैरह नहीं दे पाए, तो हम फ्रेंड्स मिलके एक छोटे से सर्कल में जो है वो उनकी हेल्प आउट कर अच्छा, दिया एक छोटा करते सा थे। मैसेज देना चाहूँगा हमारे नाजरीन को कि आप हमें अगर लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं, और हमारे मेहमानों से आप सवाल कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए सवाल कर सकते हैं। आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, यकीनन उसका सलूशन आपको मिलने वाला है। 021-343-1433 हमारा ये नंबर है, इस पर आप पूरी दुनिया में से कहीं से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो जो है वहाँ से हमने स्टार्ट किया। 2014 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, थोड़ा फिर मैं अपनी OPD की साइड पे आई, तो हमारा काम चलता रहा। फिर बीच में आ गया कोविड, तो कोविड के दौरान जो है वो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोगों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो अपनी OPD के लिए या अपनी काम के लिए वो बाहर जा सकते थे, क्लिनिक्स वगैरह के लिए। तो हमने फिर वहाँ से फिर राशन वगैरह देना जो है वो शुरू किया लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता करके सोशल मीडिया पे जो है वो इन चीज़ों की हाइप बढ़ती है, क्योंकि मैं बहुत सारे फीमेल्स ग्रुप की एडमिनशिप का भी हिस्सा थी। तो हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करते थे कि भाई जो है इन खातून को ये ज़रूरत है, या ये अभी स्टक हो गए कोविड की वजह से, इनका काम नहीं चल रहा है। तो जो है इस तरीके से करते करते वो सिस्टम बढ़ता गया। तो फिर एट दी एंड हमारी आवाज़ जो है वो डिफरेंट सिटीज़ तक गई। डिफरेंट सिटीज़ से होते होते फिर हमें रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ी। जाहिर सी बात है, जब हम एक बड़ा काम करते हैं तो फिर हमें प्रॉपर उसको लीगल वे में लेके चलना पड़ता है। तो अब जो है ये एक छोटा सा जो पौधा लगाया था वो बड़ा दरख्त बन गया, और जो है क्या कहते हैं, इसी वजह से जो है अब
हम जो है इसको प्रॉपर वे में कराची के बहुत सारे सिटीज़ में जो है हम काम कर रहे हैं। मतलब कराची से लेकर कश्मीर तक जो है हमारा एक नेटवर्क फैला हुआ और हम काम करें। और जो इसका मकसद है वो यही था कि इंस्पिरेशन जो है वो हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब से मैंने ली थी, क्योंकि जब उनकी जो डेथ हुई तो जब मैंने देखा कि उनको डेथ के बाद भी 7 तोपों की सलामी दी जा रही है, तो जो है एक बहुत बड़े एहसास की बात होती है हमारे लिए कि जो है हम अगर मर जाएंगे तो हमें कितने लोग याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे याद करेंगे या बच्चों के बच्चे याद करेंगे, लेकिन जब 3rd या 4th जनरेशन आएगी तो वो हमें भूल जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा काम करके जाना है कि हमें ज्यादा ना सही 10 लोग तो अपनी दुआओं में याद रखें। आपने बहुत अच्छा मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया। देखिए इंसान ने तो वैसे मतलब फानी है, हमने जाना है, जो दुनिया में आया उसने जाना है, लेकिन अगर आप फॉरएवर जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर आपको इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा ताकि लोग आपको मुद्दतों याद रखें, और यही एक नोबेल का जॉब है। और हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट आए थे, उनको हमने अपने शो में बुलाया था, तो उन्होंने हमें कहा कि यार हमने बहुत खर्चा किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन पैसा भी खर्च किया, लेकिन हमें जो है वो मतलब रिवॉर्ड वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो मैंने उनको एक मोटिवेशन एक बात की, मैंने कहा आज आप इस गेस्ट की जगह पर जो बैठे हुए हैं उसकी वजह मुझे बताइए, क्योंकि आपने ये गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आज यहाँ पर आप मौजूद हैं। तो फिर उन्होंने बड़ा प्राउड फील किया कि यार देखिए मतलब आपको रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए ना, इट मीन्स समथिंग स्पेशल। तो आप जो काम कर रही है नोबेल का, और मैं यही कहूँगा हमारे जो भी यूथ हैं, क्योंकि 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है, तो अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड सेट की तरफ चले जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी सी अच्छा, इससे पहले मैं चाहूँगा कि काशिफ हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी बात कंप्लीट होगी, तो काशिफ से मैं चाहूँगा कि वो कुछ हमें सुनाए। तो जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो एक छोटी सी बात बस ये ऐड करना चाहूंगी कि हम जो इंसान है ना वो समझते हैं कि जिंदगी हमें अल्लाह ताला ने जो दी है ना वो हमारे लिए दी है और अल्लाह से अपना कनेक्शन बनाने के लिए दी है, लेकिन हम उसको वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर लगाने पे। देखिए बच्चे हैं, लाइफ का हिस्सा है, उनका करना है, लेकिन एट द एंड आपको अपने लिए भी कुछ ऐसा करना है कि जब आप अल्लाह के सामने जाएं तो उनको एक बार मतलब ये हो कि हाँ भाई आपने अपनी ज़िंदगी सही जगह पे यूटिलाइज की है। एक छोटा सा ये चीज़ है, हम सारी ज़िंदगी ना भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, ये बना लें, वो बना लें, एट द एंड हमें जाना तो अल्लाह ही की तरफ है। बिल्कुल। तो बस हमें उसको माइंड में रखते हुए अपना हर एक काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ अच्छा करने के सोचे हम, और अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे बल्कि फायदा पहुंचे। चलते हैं असलम भुट्टो साहब की तरफ। ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है कि पहले के जो ड्रामे हुआ करते थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से 90s का दौर के जब पीटीवी से कोई ड्रामा ऑन एयर होता था रात को 8 बजे, तो रोडों पे ऐसे जैसे कर्फ्यू लग गया हो और सब टीवी आगे बैठते थे, पूरी फैमिली बैठती थी। तो मैं पूछूंगा कि उस वक्त के ड्रामों में और आज के ड्रामों में क्या फ़र्क है? देखिए शाह साहब, उस ज़माने में जब ये ड्रामे चला करते थे तो सड़कें सुनसान होती थी, बिल्कुल होती थी। इसकी वजह ये पाकिस्तान में इंटरटेनिंग का कोई दूसरा कोई इदारा नहीं था। एक फिल्म था और एक टेलीविज़न था, तो फिल्म देखने का एक मिजाज अलग होता था, ऐसा ही है। टेलीविज़न देखने का फैमिलीज़ का एक अलग क्राइटेरिया था। तो ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ ड्रामों को पसंद किया करती थी वो उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे, जो फातिमा सुरैया बजिया ने और दूसरे कई ख़वातीन हमारे राइटर्स ने, हसीना मोइन ने जो पोर्ट्रेट किया था सोसाइटी को, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन था फैमिलीज़ के लिए। तो इस वजह से लोग इंतज़ार किया करते थे कि हम वो ड्रामा सीरियल देखें। बिलखुसूस कासिम जलाली साहब, काजिम पाशा और हैदर इमाम रिजवी, इन और अपना अली रिजवी ने इतना अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन एज कंपेयर टू हैदर इमाम और कासिम जलाली साहब, सायरा काज़मी थी, तो वो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया करते थे, जो अट्रैक्शन था लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। उसके बाद जब
दूसरे चैनल्स आए। सबसे पहले तो जियो आया, उर्दू चैनल जो है वो लॉन्च हुआ। इंडस तो ख़त्म ही हो गया था। तो वहाँ पे भी वही लोग थे जो पीटीवी में काम किया करते थे, प्रोड्यूसर्स, वो दूसरे नामों से वहाँ ड्रामे, क्योंकि वो जॉब कर रहे होते थे तो वो हाँ, तो वही क्राइटेरिया वही था, केमिस्ट्री वही थी, सिर्फ नाम अलग चेंज था। था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने अच्छा काम शुरू किया, लेकिन जो फैसिलिटीज़ पीटीवी दिया करता था वो उन चैनल्स के पास उस ज़माने में नहीं थी। तो इस वजह से आज का जो ड्रामा है, अभी चूँकि पीटीवी तो ड्रामे बनाता ही नहीं, वो बने बनाए ड्रामे ख़रीदता है जिनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं होती। नई कॉन्सेप्ट है कोई। हाँ, जैसे दूसरे ग्रीन चैनल है, ARY है, और अपना ये हम टीवी है। मतलब बहुत सारे चैनल हैं, हम नाम लेंगे तो बड़ी लंबी है वो, लेकिन ये है कि बहरहाल जो पीटीवी का जो काम होता था वो मैं समझता हूँ कि वो हमें वो तो नजर नहीं कमाल आता था, है। वो कमाल था। लेकिन फिर भी हम अगर दुनिया से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी ड्रामा आज भी कहीं ना कहीं दूसरों से बेहतर है। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे बेहतर जी जी, हैं। पाकिस्तान टेलीविजन। बाकी जो प्राइवेट चैनल पे जो काम हो रहा है वो तो अब देखें इंडियन चैनल्स पे भी होता है, तो उनमें कुछ बड़े एक्टर्स होते हैं जो फिल्म भी करते हैं और टीवी का ड्रामा भी करते हैं। हमारे यहाँ जो टेलीविज़न के जो ड्रामे आजकल जो चल रहे हैं वो हमारे यहाँ फिल्म तो अब बनती नहीं है, तस्वर ही नहीं है फिल्म का। तो ये जितने भी लोग हैं, लाहौर के हैं, कुछ कराची के हैं, फहद मुस्तफ़ा है, हुमायूं है, और वहाँ लाहौर से नोमान एजाज है, तो उन्होंने संभाला हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा आगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं अफजल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आज का जो आर्टिस्ट है, अब हम कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि जी हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आज का आर्टिस्ट क्या हमारे सीनियरों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? जैसे कि पहले ज़माने में हम अपने सीनियर का एक तो अदब बहुत ज़्यादा करते थे और सीखने की कोशिश करते थे। जी शाह साहब, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। पीटीवी ने 15-20 आर्टिस्ट जो अपने वक्त के मायानाज आर्टिस्ट थे वो पैदा किए, लेकिन जब प्राइवेट चैनल्स आया तो उन्होंने गिने चुने कोई 2 या 3 आर्टिस्ट पैदा किए, जिसमें एक नोमान एजाज था, दूसरा हुमायूं सईद था, या फिर फहद मुस्तफ़ा आया। तो कहने का मतलब इन्होंने भी पीटीवी में नहीं, हुमायूं सईद ने पीटीवी पे काम ही नहीं किया था। अच्छा, नुमान एजाज ने बंद दरवाजे उनका पहला ड्रामा था। जी, पहला ड्रामा, प्राइवेट ड्रामा। हाँ, जो आधा मैंने लिखा था और आधा मंजूर मक्सी ने मतलब उसको डायरेक्ट ने भी काम किया था उसमें। जी, नोमान एजाज ने भी पीटीवी पे काम नहीं किया। निजात सीरियल भी की थी ना वो सबसे पहले वो उन्होंने प्राइवेट ड्रामे ही किए थे। ओके। वो जैसे कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है वो टाइम परचेज करता था, आपको याद होगा कि पीटीवी 1 घंटा 2 घंटा वो लोग टाइम सेल करते थे, फिर आपने ख़रीदा, मैंने ख़रीदा, फिर मैंने ड्रामा बनाया और उनको दे दिया। तो बेसिकली वो पीटीवी का ड्रामा तो नहीं था, चला पीटीवी पे, लेकिन वो पीटीवी की प्रोडक्शन नहीं थी। तो हम नहीं कह सकते कि नोमान एजाज को नहीं, जैसे निजात सायरा काज़मी ने डायरेक्ट किया था, अतीका ओडो उनकी वाइफ बनी थी। इससे पहले तो उन्होंने एक मेरा लिखा हुआ सीरियल से तो मैं समझता हूँ हिट हुए थे, और आज जो नुमान एजाज है वो सीरियल उनका सबब बनी थी मतलब शोहरत की। मैं एक बात बताऊं, मैंने एक लॉन्ग प्ले लिखा था, शायद साहब हुआ करते थे, एक प्राइवेट प्रोड्यूसर थे, शायद आप जानते होंगे। तो उन्होंने मुझसे एक लॉन्ग प्ले लिखवाया और लाहौर से उनको बुलवाया था, वो उन्होंने बना के और पीटीवी से टाइम परचेस करके चलाया था। वो उनका कराची में पहला ड्रामा था, मुझे आज भी याद है। वो उस ज़माने में उन्होंने कोई पीटीवी का काम नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपसे पूछी उसका जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि हमारे जो आज का जो आर्टिस्ट है वो अपने सीनियर से सीखता है? नहीं सीखता। आज ये अलमिया है कि आजकल जितने भी लोग आप टीवी ड्रामों में देखते हैं वो सबसे पहले अपने आप को शाहरुख समझ के आते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि ये जो एक्टिंग है
ये एक केमिस्ट्री है, एक साइंस है, आपको उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे करेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। तो आजकल के आर्टिस्ट वो खुद को शाहरुख खान समझ के, अमिताभ समझ के, और वो किसी भी ड्रामे में आपको नज़र आएंगे। और अगर उनको गलती से उनके डायरेक्टर ने बता भी दिया कि भाई आपने ये करना है, फिर यहाँ से यूँ मूव करना है, तो वो उनकी सुनी अनसुनी कर देते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो मुझे आता है, आप क्या वो कहते नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में यही चलता है, ये क्या चीज़ है, ये तो। लेकिन ऐसा है क्यों, क्या वजह है, क्या मतलब वो अपनी उनकी इज्जत कम हो जाएगी, शोहरत कम हो जाएगी, क्या होता है? ये प्रेस्टीज होती है, एक लोगों की एक प्रेस्टीज होती है। मैं बाहर के मुल्कों को देखता हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जूनियर आर्टिस्ट, चाहे वो कितनी भी शोहरत हो, उसकी फिल्म हिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो अपने सीनियर को देखता है तो झुक के उससे मिलता है, उसका एहतराम करता है, अदब करता है। तो हमारे यहाँ कल्चर, ये तो हालांकि कल्चर हमारा ही है, ये कल्चर तो हमारा है कि हम बड़ों का अदब करें। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ किसी भी सीनियर की कोई इज्जत नहीं जूनियर आर्टिस्ट नहीं करता। बल्कि मैंने तो बाज़ औक़ात में बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने कोऑर्डिनेट भी किया था, तो मैं देखा करता था कि अगर हुमायूं सईद बैठा हुआ है और मुनव्वर सईद साहब आए तो वो उठते नहीं थे। नहीं, हमें मतलब एहतराम करना चाहिए, और हमारी मतलब हमारा कल्चर है, हमारा मजहब हमें सिखाता है कि आप हमेशा अपने सीनियर्स का, अपने बड़ों का अदब करें। देखिए, ये जो शोहरत है ये एक आर्जी होती है, लेकिन जो ये जो चीजें काम आती हैं फॉरएवर, इसमें कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स का भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं लैक है, कि उनको भी इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए था, तरबियत का भी है। आपा आपकी तरफ चलते हैं, तो ये ट्रक आर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसका इंतखाब आपने क्यों किया? और भी तो बहुत सारे काम आप कर सकती थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इस पे, और फिर हम एजुकेशन की तरफ भी आएंगे। अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं पाकिस्तान के, हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचती हूँ अपने, तो मुझे ये हुआ कि जो मेरे मुल्क की चीज़ें हैं मैं इसको प्रमोट करूँ। और वैसे तो बहुत से आर्टिस्ट हैं, ट्रक आर्ट में भी बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, जी जी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं इस ट्रक आर्ट को उस रोड से निकाल के इसको मैं आम इस्तेमाल की चीज़ों में लेकर आऊँ। और भी लोग कर रहे हैं, आपने किया फिर वो सारी चीज़ें? मैंने सब चीज़ें की, हर चीज़ पे मैं लेकर आई इसको, और फिर मैंने स्कूलों में समझा कि इसको मैं आर्ट को पढ़ाऊँ। मतलब मैं इस आर्ट उसी तरह प्रमोट होगा जब मैं उसको सिखाऊं, पढ़ाऊं तो नहीं, मतलब बच्चों को सिखाऊं, क्योंकि ये स्किल भी है ना एक, आपको आप इससे कमा भी सकते हैं, इस आर्ट से आप कमा भी सकते हैं। अब जो हम वैसे हम पेंटिंग्स बनाते हैं, वो तो मुझे पता था अगर मैं इस तरह काम करूंगी तो मेरे मरने के बाद वो मेरा नाम होगा कि वो फलां आर्टिस्ट थी, उनकी पिक्चर जो थी इतनी की बिकेगी। अब आप देखिए पिकासो, उसको ले लें आप, सबको इसी तरह होता है कि मरने। तो मैंने कहा मैं ज़िंदगी में अपना जो मेरे पास जो एक मुझे अल्लाह ने दिया है, तो वो मैं अपने लोगों में तकसीम करूँ, वो हुनर लोगों तक पहुँचे और मैं उसमें तकसीम करूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि तकसीम करो जो हमने तुम्हें दिया है। अब ज़रूरी नहीं कि अल्लाह मुझे रिस्क देगा तो मैं वही तकसीम करूँ। अल्लाह ने मुझे एक अच्छी कोई क्वालिटी दी है, जैसे आपको एक हुनर दिया है, अगर मैं लोगों तक पहुँचाऊँगी, उनको सिखाऊँगी, तो वो मैं तकसीम करूँगी, तो मुझे उससे बड़ी खुशी होती है। तो और ये कि ज़ाहिर पाकिस्तान का आर्ट था, मुझे बिल्कुल। और इस प्रोग्राम का मकसद भी मैं ये कहता हूँ कि यही है कि जो स्किल्ड लोग हमारे पास आते हैं, जैसे असलम भुट्टो साहब हैं, आप हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो ये जो कुछ कर रहे हैं जी जी, और वो नॉलेज, वो इल्म, वो तजर्बा हमारे नाजरीन तक पहुंचे, क्योंकि एक ऐसा मीडियम है टेलीविजन, सैटेलाइट टीवी, कि हम 4 लोगों की इसलाह नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की इसलाह कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम जा रहा होता है, लोग हमें देख रहे होते हैं। और अगर किसी एक की जिंदगी भी तब्दील हो जाती है तो हमारी जिंदगी का, हमारे इस शो का मकसद पूरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्योंकि हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम काशिफ की तरफ चलते हैं और काशिफ से पूछते हैं कि आज उन्होंने कौन से गाने का इंतखाब किया है। जी, आज एक फिल्मी गाना है अहमद रुशी साहब का, कोशिश करते हैं आप। आज बड़े अच्छे लग रहे हैं काशिफ आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माइक खोल दीजिएगा थोड़ा, स्पीकर। जी माइक खोलिएगा। हाय सी
पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। याद है आज भी मुझको उस हंसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था, प्यार से अजनबी कहकर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। मेरी दीवानगी मुझको फिर इसी मोड़ पर लाई, ढूंढता फिर रहा था मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जल कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, ला 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 ला। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है जिंदगी, और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। यकीनन आज की जो हमारी गुफ्तगू है, कहीं ना कहीं आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी अच्छी चीज़ों को जो है आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब एक अच्छा मैसेज आप किसी और को फॉरवर्ड करते हैं तो उसका अजर आपको भी मिलता है। और आप हमारे इस प्रोग्राम में अगर शामिल होना चाहते हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। 021-343-1433 हमारा ये PTCL नंबर है। आप अभी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं डॉक्टर महविश की तरफ। डॉक्टर महविश, आपने तो अपनी जो NGO के बारे में बताया कि कराची से लेकर कश्मीर तक आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से ग्रेजुअली इसको आपने इसको एनहेंस किया, बढ़ाया और उससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन आप किन किन शोबों में काम कर रही हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो भी हमारे नाज़रीन को पता चले। अच्छा, हम जो बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो एक तो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। क्या बात है। और हमारा एक वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो हमने अंदरूनी सिंध में जो है अब तक जो है वो 200 पानी के पंप जो हैं वो इंस्टॉल करवाए हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया है कि उनको साफ़ पानी मुहैया किया जाए। और इसके अलावा जो है हम लोगों को रोज़गार का हमारा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो हमारा एम्पावर करने के लिए वो चल रहा है कि हम लोगों को भीख नहीं, रोजगार प्रोवाइड करें। मतलब राशन भी हम कितना देंगे, तो रोजगार से ये होगा कि वो अपनी अर्निंग खुद करेंगे, जो हलाल अर्निंग है करके वो अपना जो है वो। इस पे तो मैंने एक टॉपिक करना है बिल्कुल, क्योंकि हमने लोगों को ना मतलब मांगने वाला बना दिया है, खाना खिलाने वो के आपने बहुत बड़ी दौर है अच्छी बात हमारे कही है। यहाँ। उस पे इंशाल्लाह मैं एक टॉपिक रखेंगे, इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे हम, कि लोगों को जो है ना वो देने वाला बनाए, देने वाला, मांगने वाले की बजाय उसको देने वाला बनाए, कारोबार दें उसको, ताकि वो और लोगों को भी जो है ना नौकरियां दे सके। जी जी, जब फर्स्ट टाइम भी मैं किसी प्रोग्राम में गई थी, मेरे ख्याल से शहरी ट्रांसमिशन थी वो, और मैंने एक बात कही थी कि लोगों को मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ना सिखाते, क्या बात है, ताकि वो
खुद ही example पकड़े दिया और खुद आपने। ही खाए और जो है वो दूसरे लोगों को भी जो है वो करे। और फिर हम जब कोई भी चीज देखते हैं तो उससे सीखनी चाहिए। तो एक हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मूवी थी जिसमें मैंने सीखा था कि वो एक बंदे की मदद कर रहा है तो उसको वो ये जरूर बोलता था कि आपने आगे 2 बंदों की मदद करनी है। उससे इस तरह- कमिटमेंट लेनी होती है। हाँ, कि चेन चलती रहती है। उनसे हम बोलते हैं कि अब हमें वापस ना करें, आप जो है ये किसी और की मदद करिएगा, अपने साथ एक अहद करें। तो कहीं ना कहीं ये फिर चेन चलती जाती है और पॉजिटिविटी जो है वो माशरे में आती रहती है। तो बेसिकली हमने लोगों को भिखारी नहीं बनाना है, क्योंकि ये एक लानत है और हमने उनको एम्पावर करना है, स्पेशली वुमेन्स को एम्पावर करना है। क्योंकि जब एक जो खातून है वो एम्पावर होती है तो वो अपने बच्चों की भी सही तरबियत कर पाती है और उनके अंदर भी वो खुददारी, वो जो है एक क्या कहते पूरे हैं, मुआशरे की तरबियत होती है। बिल्कुल। तो जब वो वहां से करना शुरू करती है तो डेफिनेटली फिर माशरे में जो है ना वो सुधार भी आता है। अब जैसे अगर हम किसी को एक छोटा सा रोजगार लगा तो ये सदका जारिया भी हो जाता है। वो जब तक उसके पास अर्निंग आती रहेगी कभी ना कभी वो दिल से तो दुआ देगा कि भाई जिसने मुझे ये काम करके दिया तो अल्लाह ताला उसका भी भला करे। तो ये चेन चलती रहती है और हमें इसको जो है मजीद सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि हम इसको जो है वो करें कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसको हमें सपोर्ट अच्छा, जब भी कोई आप नेक काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, तो वहाँ पर यकीनन तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं चाहिए ऐसा ही और कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें और आपने अपने एक नजरियात पर कायम रहना होता है बिल्कुल ऐसा और ही। आपने मुसलसल मेहनत करनी होती है। और आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी एक बात ये कही है कि आपने लोगों को रोजगार देना है। और हमारी हुकूमत मैं देखता हूँ कि अरबों रुपए जो है ना वो डोनेशन पे खर्च कर देती है और फिर अगले महीने आपको फिर वही रिसाइकिल करना होता, तो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को उन्हीं पैसों से लोगों को जो है वही वोकेशनल सेंटर बनाएं, हम लोगों की ट्रेनिंग करें, हम लोगों को हुनर सिखाएं, हम लोगों को स्किल्ड करें। देखें, स्किल करने से क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि एक आदमी को हुनर सीख ले तो वो 4-5 लोगों को मजीद हुनर सिखा सकता है, नौकरियां दे सकता है। बहुत अच्छी बात आपने बात की। एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड है ये बहुत अच्छी बात है। तालीम जो है वो शऊर देती है, लेकिन माजरत के साथ हमारे मुल्क में तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि हमारे पास डिग्री होगी तो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्किलफुल बंदा है, अगर उसके पास कोई हुनर है तो वो भूखा कभी नहीं मरेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। हम चलते हैं असलम भुट्टो साहब की तरफ। असलम भुट्टो साहब, वो दौर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आप माशाल्लाह सीनियर हैं कि एक वक्त होता था कि जब ड्रामा बन रहा होता था तो कोई महीनों पहले उस पर काम होता था, लोकेशन देखी जाती थी और कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता था कि किस करेक्टर के लिए कौन सा आर्टिस्ट सूट करेगा, उसको ढूंढा जाता था। इवन बेशक नए क्यों ना हो, उसको लाया जाता था कि इस करेक्टर के लिए फिट है। फिर हम देखते थे कि आपको स्क्रिप्ट दिया जाता था, ना कि सिर्फ आपका करेक्टर आपको नहीं मिलता था, बल्कि आपको पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता था कि आप ड्रामे की थीम को समझ सकें कि इसका स्टार्टअप कहाँ से हो रहा है, इसका एंड कहाँ होना है, ताकि आप जब वो करेक्टर कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैंने वो एक्ट करना है कि इसका रिजल्ट एंड में ये होना है। रिहर्सल होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कासिम पाशा साहब का एक ड्रामा मैं कर रहा था तो मुझे चलकर आना था, डायलॉग अपनी जगह पर, सेट अपनी जगह पर, जो को आर्टिस्ट थे वो अपनी जगह पर, तो मैं चलकर आया तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं आना आपने, आपकी जो चलने का स्टाइल है वो आपने इस अंदाज से आना है ताकि पता चले कि आप घबराहट में आए या आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है या ऐसा कोई शोर सुना है तो वो फीलिंग चलने में भी आया, आपको लोग देखें उसको। और आज हमें मतलब कोई अगर स्क्रिप्ट मिलता है तो आपको कॉल आती है कि जी कल आपने शूट पे आना है, आपने ये ड्रेस लेकर आना है 8-10 और ये आपकी लाइन है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? क्या नाजरीन को मतलब ये चीज़ें जो पहले हम करते थे क्या वेस्टेज ऑफ टाइम था वो, या वो मतलब बजट था, या आज के दौर में बजट नहीं है? वजूहात क्या है इसकी? देखिए शाह मोहम्मद, जिसे आपने फरमाया कि काजिम भाई का वो ड्रामा था जो आपको चल के आना था, तो आप ऐसे ही आ रहे थे तो उन्होंने कुछ आपसे कहा, तो वो है बॉडी लैंग्वेज
इसको हम टेलीविजन की लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज कहते हैं जी, बिल्कुल। कि किस सरकमस्टेंसेस में आप वहाँ ऑफिस में आए, मूव कर रहे हैं, बिल्कुल। वजह क्या थी, वो वजह आपके बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए, हाथों में, पैरों में, डायलॉग तो दूर चेहरे की बात पे। है। हाँ, वो चीज़ होनी चाहिए। ये तो खैर प्रोड्यूसर्स बताते हैं कि आपने ये करना है। कुछ अपना एक होता, अपनी केमिस्ट्री होती है जब स्क्रिप्ट मिलता है आपको। तो उस ज़माने में ये होता था कि आपको जब किसी प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट मिलता था तो सबसे पहले तो वो उस पर वर्कआउट करता था, फिर सोचता था कि यार इसमें जो किरदार हैं वो कौन कर सकता है। शफी अहमद शाह कर सकता है, महमूद सिद्दीकी, तलत हुसैन, ये। तो फिर वो सोचा करते थे कि यार ये कैरेक्टर क्या कह रहा है। वो कैरेक्टर खुद ही उन्हें बतलाया करते थे, जैसे पढ़ते पढ़ते कि मैं शफी अहमद शाह हूँ, मैं तलत हुसैन हूँ। तो फिर उनको वो कॉल करते थे कि भैया एक स्क्रिप्ट आया है, आप ज़रा तशरीफ़ ले आएँ। तो वो आते थे तो उनको स्क्रिप्ट देते थे और जो अपनी सोच थी वो उन पर डिलीवर करते थे कि भाई मेरे हिसाब से ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप घर जाके पढ़ें इसको, आप क्या इसको कंसीव करते हो। 2 दिन के बाद रिहर्सल है, सारे कैरेक्टर्स आएंगे, एक रीडिंग होती है, फिर रीडिंग के बाद जो है वो जो एक्चुअल जो जुमलेबाजी जो होती है वो डिलीवर करनी होती है उसी अंदाज में। तो ये 5 दिन चलता था। 5 दिन में पूरा स्क्रिप्ट जो है वो लोगों के, उन जो काम कर रहे होते थे उनके समझ में आ जाता था। और पूरी कास्ट एक साथ होती थी। पूरी कास्ट होती थी और उसी में डिसाइड होता था कि आपका जो वार्डरोब है ये होगा। जिनके पास कपड़े होते थे उनको कहा जाता था कि आप वो अपने ड्रेसेस ले आएं। जिनके पास नहीं होते थे तो प्रोड्यूसर वार्डरोब कराची टीवी का बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा वार्डरोब था। अच्छा। और अगर नहीं होता था तो फिर वो प्रोड्यूसर अपने बिहाफ पे उनको स्पॉन्सर करता था, जैसे टीजेस इनके लिए, हैदर भाई के लिए जी बिल्कुल अरेंज करता था। तो इसी हिसाब से फिर वो कपड़े भी उनको मिलते थे। फिर वो जब रिकॉर्डिंग का दिन आता था तो मोस्टली रिकॉर्डिंग पीटीवी के ज़माने में इंडोर हुआ करती थी, स्टूडियोज में। जी बिल्कुल। और स्टूडियो भी अगर कभी हाँ, सिवाय आउटडोर के, कोई बाग है, कोई समंदर है, कोई जंगल है या कुछ है तो वो दिखाया करते थे। अदरवाइज सारी रिकॉर्डिंग कोशिश वो करते थे कि अगर स्कूल भी बनाए, यूनिवर्सिटी भी बनाए तो स्टूडियो में बनाते थे। तो इसी तरह वो काम चलता था और बड़ा आला पैमाने का काम था। फिर जब दूसरा दौर आया तो उसमें जो प्राइवेट चैनल्स थे उन्होंने कहा कि यार कौन किसी को बुलाएगा कि हम उनको बुलाएं, फिर उनसे डिस्कस करें, फिर वो उनको बताएं, फिर वो उनकी हम रिहर्सल करें और इतना टाइम भी स्पेंड होगा। फिर जाहिर है जो आर्टिस्ट आएगा वो फ्यूल भी मांगेगा, खाना पीना भी मांगेगा और भी मराहत होंगी तो वो भी देनी पड़ेंगी। भाई उनको बस सिर्फ बता दो कि भैया स्क्रिप्ट आया है, आपका फलां किरदार है, स्क्रिप्ट आपको भिजवा रहे हैं या आप कोई बंदा भेजें तो उनको दे दें और फलां दिन रिकॉर्डिंग है। कपड़े आप देख लीजिएगा कि किरदार के हिसाब से ये आपने ड्रेसिंग यूज़ करनी है। तो अब इतना उन्होंने उसको सस्ता कर दिया। पहले एक सिस्टम था, फिर वो उनको एक क्या कहते हैं कि एक मग में बंद कर दिया कि अब यही है। तो वो फिर उस काम का जो एक होता है ना कि जो स्टैंडर्ड है वो बन नहीं सका, यही वजह है। ऐसा ही है। तो अब वैसे 1-2 चैनल हैं इस्लामाबाद में, जैसे मैंने ग्रीन टीवी का जिक्र किया, तो वो लोग थोड़ा सा ओपन माइंडेड लोग हैं। बड़े लोगों का चैनल है तो वो दिल खोल के खर्च करते हैं। अगर आर्टिस्ट के पास उस पाए के ड्रेसेस नहीं हैं तो वो अरेंज करते हैं और स्पॉन्सर भी हो जाते हैं। हाँ, और उसके अलावा फिर वो उन्हें हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वो अच्छी एक प्रोडक्शन बन जाती है। यानी अभी मैंने कोई 4-5 सीरियल उनके सरसरी देखे, पूरे तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे ये पीटीवी का एक मॉडर्नाइज दौर चल रहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जी। और ड्रामों में बहरहाल हम आज भी दूसरों से बेहतर हैं और इस मौजू को डिस्कस करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी सकाफत को उजागर कर सकते हैं। उस पर भी हम आएंगे कि हम अच्छा उसमें एक कथा कलामी वाफ में एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक
सेक्शन है फिल्म एंड ड्रामा। ड्रामा, इस तरह का कोई है। तो उनके मिनिस्टर हैं शर्जील मेमन साहब। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी काविश ये की है कि वो उर्दू और सिंधी फिल्म और ड्रामा शॉर्ट स्टोरीज वो बनाने का उन्होंने जी अभी रिसेंटली जो है जी वो जी अभी एक फिल्म बन रही है सिंधी उमर मारवी, जो उमर खिताब खान को मिली है। उसमें मेरा बेटा जो है वो उमर बना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर ये होता रहा, जैसे सकीना समो को उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म दी है, जी बिल्कुल, तो अच्छा खासा अमाउंट है वो। तो अगर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो फिर एक वो दौर वापस आएगा, काम करने का जुनून, अच्छी चीज़ बनाने का जुनून। तो शायद एक अच्छी चीज़ देखने को जी मिले। बिल्कुल। हम आएंगे अपने कल्चर की तरफ भी आगे आपसे। आप थिएटर का आर्ट्स के साथ साथ आप स्कूल पे बच्चों पे आप क्लाइमेट पे भी काम करें। क्लाइमेट पे हम बाद में आते हैं। तो ये आजकल की जो हमारी एजुकेशन है बच्चों की, और क्या टीचर की जिम्मेदारी है, क्या हमारी माओं की जिम्मेदारी है, तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़े से हमारे नाज़रीन पे जो है ना आप रोशनी डालिएगा इस पर। ये बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट टच किया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, एक तो माओं का बहुत बड़ा फ़र्द है। अल्लाह ताला ने माओं के पाँव के नीचे ऐसी जन्नत नहीं रखी कि आपने बस पैदा करके छोड़ दिया। जी बिल्कुल। हम भी इससे वाबस्ता हैं। मैं भी अपने काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक टाइम देती हूँ, अपने हाथ से बना के उनको खाना खिलाती हूँ। जी बिल्कुल। आप, मैं कहती हूँ सारे घर के काम आप नौकरों से करवाएं, लेकिन बच्चों की परवरिश आपकी गोद में होनी चाहिए। जो एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों की परवरिश करेगी, वो मेड्स नहीं करेंगी, मासियाँ नहीं करेंगी, वो सारे अपने तरीके से बच्चे को लेके चलेंगी ना। फिर दूसरी बात ये कि बच्चों का एक बड़ा, मैं समझती हूँ 6-7 घंटे जो है वो स्कूल में गुजरते हैं। क्लासरूम में बच्चा आता है तो वो मतलब उसमें टीचर का एक किरदार हमेशा होता है, घर के बाद सबसे ज्यादा बच्चा टाइम जो है वो स्कूल में गुजारता है। बिल्कुल गुजारता है। अब देखिए ज़माना चेंज हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने क्लासरूम का माहौल भी बदलें। माहौल इसलिए नहीं बदलेंगे उसको मॉडर्नाइज बना दें, म्यूजिक चला दें, नहीं। टीचर को, अब एक टीचर आके खड़ी हो जाती थी, सामने बोर्ड होता था, बच्चों को पढ़ाया। मैं समझती हूँ कि बच्चे, आजकल के बच्चे, हम भी बोर होते थे। जी जी बिल्कुल। वही क्लासरूम है, वो ये, तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज आनी चाहिए। मैं तो जैसे भाई सही बात बताऊँ आपको, मैंने जॉब की, बड़े अच्छे स्कूल में की। मैं कभी खड़े होकर नहीं करती थी। मैं कहती थी वो बच्चे पे एक रौब पड़ जाता है टीचर का। टीचर को बच्चे से करीब होना चाहिए। और मैं बच्चों में मिक्स होकर बैठती थी हमेशा। मैं उनसे कहती थी अगर मेरा बच्चा कोई शरारत कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, आप मुझे कंप्लेन करें कि आप खड़े होके, मैं बैठ के भी मुझे वही बच्चों पे वो होगा, खड़े होके भी। एक पहले से मतलब खड़ा होना एक टीचर का रोब नहीं है, टीचर की पर्सनैलिटी का रोब होना चाहिए बच्चों पे। दूसरी बात ये कि मैं समझती हूँ कभी आप बच्चों का क्लासरूम चेंज कर दें। आप उसी क्लास में एक ही सीट पे आके बच्चा रोज बैठ रहा है, रोज बैठ रहा है। आजकल का बच्चा, निसाब पे भी हम बात करेंगे, जी बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम्स हैं जी। और बच्चों को जितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे, बच्चा इतना ही आपसे अपनी दिल की बात करता है, बिल्कुल दिल की बात, फिर आपको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल समझने की कोशिश करते। मैं तो बल्कि आजकल किरण, एक हमारे किरण फाउंडेशन, अच्छा, हमें एक कॉलर ने, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल कट गई है। हम एक गाना लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी तरफ आते हैं। तो चलते हैं काशिफ की तरफ। काशिफ, कौन सा गाना सुना रहे हैं आप हमें? अभी बच्चों की बात करी तो सर भी बैठे हुए, एक पीटीवी का गाना है अफशा अहमद और मोहम्मद अली शेखी साहब का। क्या बात है, वो थोड़ा सा आप मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई। मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। कितनी बेलौस थी अपनी वो
दोस्ती कितनी मासूम थी, वो हंसी वो खुशी, झूमते गाते हंसते हंसाते, झूमते गाते हंसते हंसाते, एक दूजे पे जान लुटाते। काश फिर वो ज़माने, काश फिर वो ज़माने दिखा दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई। मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। बहुत खूब, आपने भी हमारा बचपन जो है वो वापस याद दिला दिया और हम भी चाहते हैं कि बचपन वापस लौट आए हमारा भी। अच्छा, काशिफ की जो ना एक केमिस्ट्री माशाल्लाह बड़ी अच्छी है कि वो जो गुफ्तगू चल रही होती है उसके मुताबिक वो जो है वो गाना चूज करते हैं और सुनाते हैं, तो माहौल को चार चांद लगा देते हैं हमारे महफिल को। बहुत शुक्रिया काशिफ। सलीम मुगल साहब, मैं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान का असासा हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। उन्होंने भी एक बात की थी कि हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं जिसका उन्वान है जो पेरेंट्स 101 मिस्टेक्स करते हैं। बिल्कुल। अब वो मिस्टेक्स अनवान है, वो मिस्टेक्स कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और ख़ास तौर पे टीचर्स को और पेरेंट्स को दोनों को पढ़नी चाहिए ताकि हम समझ सकें। वो एक बात कर रहे थे और वो बात कहते कहते रो दिए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों पे हमेशा, क्योंकि पीटीवी से भी उन्होंने बच्चों पे बहुत प्रोग्राम्स किए और नो नियाल मैगजीन जब आप पढ़ते थे देखते थे तो वो उसके चीफ एडिटर भी रहे। हमदर्द भी महाना जो निकलता था उस पे लिखते रहे। यूनिसेफ के लिए वो बहुत काम करते रहे। पाकिस्तान टेलीविजन से उन्होंने मुताबिक बच्चों पे प्रोग्राम्स किए। तो उन्होंने कहा कि हम लियारी में एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब क्योंकि वहाँ की जो ख्वातीन होती है इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जी जी, तो वहाँ उन्होंने अवेयरनेस दी कि बच्चों से आप प्यार करें, मोहब्बत करें, उनको टाइम दें। तो उसने कहा कि एक दिन क्या हुआ कि एक माँ की कॉल आई लियारी से कि मेरे शोहर ने मेरे बच्चे को गाली दिया। तो फिर मैंने अपने शोहर को कहा कि तुमने मेरे बच्चे को गाली दिया, अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा इसका, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया ना। तो फिर आपने कहा अपने शोहर को कि सलीम मुगल क्या कहेगा आपको। तो उनको बात याद आई, वो सेमिनार याद आया जहाँ उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। तो उस माँ ने सलीम साहब को कहा कि फिर मेरे शोहर ने मुझसे भी माफी मांगी और मेरे बच्चे से भी माफी मांगी। तो सलीम साहब को रोना आ गया कि देखो मतलब मैंने जो काम किया उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आया, बिल्कुल आ रहा है। और लोग फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी का मकसद कहीं ना कहीं हासिल हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों की स्कूल की, तो वहां से मैं चाहूंगा कि बात जी जी, मैं ये कह रही थी कि देखें टीचर का तो बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा ये कि एक आर्ट को हम लोग ना एज अ सब्जेक्ट हम लोग नहीं लेते, हालांकि आर्ट जो है बहुत एक्सप्रेसिव सब्जेक्ट है। बच्चा जो है ना वो अपनी दिल की बात उससे आप पहचान लेते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका घर का माहौल। जैसे मेरे पास एक बच्चा जब मैं पढ़ाती थी तो वो हमेशा कब्रिस्तान बनाता था और बम और वो इस तरह की चीज़ें। फिर मैं अपनी हेड के पास गई तो मैंने कहा कि इस बच्चे का कोई घर का कोई मसला ज़रूर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनाता है। क्योंकि हम थोड़ा सा बच्चों को फ्री रखते थे कि जो आप कभी एक दिन रख देते अपनी मर्जी से कोई चीज़ बनाएं। फिर हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि उसके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। तो वो बच्चा इतना मतलब इम्पैक्ट जाता है। हाँ, तो वो देखिए आप कितना अच्छा सब्जेक्ट है कि बच्चा, आप देखें हम किताबें पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट में, लेकिन आर्ट में लोग आपको पढ़ते हैं। आप जो एक्सप्रेस करते हैं वो आपको दुनिया आपको पढ़ती है।
दूसरी ये कि देखिए लियारी का आर्ट से ही आपने डायग्नोज किया ना उसको? जी बिल्कुल, आर्ट ये के बच्चा थ्रू ऐसी चीजें क्यों बना रहा है? नहीं, और क्या, ना मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास गई ना उसके पास गई, लेकिन मैंने आर्ट के थ्रू हमने वो किया कि बच्चा, अगर बच्चा बहुत फूल बनाएगा इसका मतलब बहुत खुश है, वो एक अच्छी चीज बनाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि लियारी के हवाले से कि लियारी में आजकल बहुत काम हो रहा है, जहाँ पे मैं किरण फाउंडेशन जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो उस स्कूल में गई मैं, तो मुझे, आप यकीन जाने, मतलब लियारी जाना आना बहुत मुश्किल मतलब मेरे लिए होता था, लेकिन ये कि वहाँ का जो मैंने माहौल देखा तो बिल्कुल चेंज स्कूल है। वहाँ पे सिलेबस किताबें नहीं है, मोहब्बत है, शफकत है उस स्कूल का। आप मतलब बच्चे इतने आज़ादी से स्कूल में फिर रहे होते हैं, ना वो कोई इजाज़त लेते हैं ना कुछ करते हैं। और फिर वहाँ पे कि बियॉन्ड स्कूल वहाँ पे क्लब्स चल रहे हैं, जो बच्चे दिन में पढ़ने आते हैं, फिर शाम में वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो वो मैंने कहा ऐसे जगहों पे ज़रूर आप काम करें जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं, आप अगर हम देखें यहाँ पे तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं समझती हूँ कि आपको अपनी खिदमत ऐसे इलाकों में देनी चाहिए जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। और मेरा आर्ट जो है, मैं समझती हूँ उसी वक्त ग्रो करेगा जब मैं ऐसे बच्चों को दूंगी जाके। एक बच्चों का मतलब, हमारी जब 60% आबादी मेरे बच्चे हैं तो मेरा सब्जेक्ट बच्चे होना चाहिए उसको। और दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि अब जो पढ़ाई का ना थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहिए। टीचर आके बस खड़े होके सीधा सीधा आप क्लासरूम चेंज कर दे। मुझे अपने बचपन का याद है, हमारे कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए। जैसे मुझे बचपन का याद है, हमारे इलाके में बहुत, मैं हरिपुर से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे इलाके में बहुत ठंड होती थी, तो हमारी टीचर क्या करती थी कि वो कभी कभी बाहर कुर्सी लगा के हम सबको क्लास लेती थी, हम नीचे बैठ जाते थे। वो हमारे लिए एक ईद का दिन होता था, हम नेचर को एक्सप्लोर करते थे, टीचर कभी सुन रहे हैं, दाएं बाएं भी देख रहे हैं, बादलों को देख रहे हैं उसको। तो वो मुझे, तो मैंने कहा अब भी ये करना चाहिए कि आप क्लासरूम चेंज कर दें, आप हर सब्जेक्ट का क्लासरूम बनाएं, बजाय इसके एक क्लास उसमें सब टीचर हैं। अब बच्चे को, क्योंकि बच्चे की वो एक फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। जैसे मेरे स्कूल में बच्चों का आर्ट रूम था, बच्चे ऊपर चढ़ के आते थे, खुश होते थे बच्चे, होता था। तो मैंने कहा कि बच्चों से जो आपका जो रिश्ता होना चाहिए वो प्यार मोहब्बत का होना चाहिए। टीचर वो तो सही है, आपको बच्चे को भी पता हो आपकी बाउंड्रीज मतलब क्या है, आपको भी पता होना चाहिए मैंने बच्चे के साथ किस तरह। आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल, बच्चा अपनी दिल की बात टीचर से कह सके, बच्चा खौफजदा ना हो कि टीचर क्या कहेंगी जी। और फिजिकल एक्टिविटी पे भी हम आएंगे, बात करेंगे, और फिर हम क्लाइमेट पे भी आपसे बात करेंगे। हम चलते हैं डॉक्टर महविश की तरफ। डॉक्टर महविश, हमारे पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा NGOs हैं और बहुत काम कर रही हैं, नो डाउट मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे सैलानी वेलफेयर बहुत अच्छा काम कर रही है, आलमगीर वेलफेयर बहुत अच्छा काम कर रही है, JDC कर रही है, ईदी कर रही है, रमज़ान शिपा कर रहे हैं, अक़ुवत हैं, आपकी NGOs हैं, ऐसी बहुत सारी NGOs हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे NGOs इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी सोसाइटी के मसाइल हल होने की जगह मसाइल बढ़ रहे हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि हम लोगों को मांगने वाला बना रहे हैं, हम लोगों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ठीक है, आप वो पैसा जो आप खिलाने पे खर्च कर रहे हैं या उनको मंथली पैकेज पे दे रहे हैं, उस पैसों से हम लोगों को स्किल करें, यानी कि जब हम खाना खिला रहे हैं वहीं हम एक छोटा सा कोई वॉलंटियर आए और उनको जो है 10 मिनट की 5 मिनट की स्पीच दे कि जी आप में ये क्वालिटी है, आप अपने आप को तराशें और आप अपने आप को कुछ करने के काबिल बनाएं, तो इंसान में एक मोटिवेशन आएगी। ये जो मांगने वाली जो चीज है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज अब हमारे पाकिस्तान से खत्म होनी चाहिए। देखें, अगर ये चीज वाकई सही होती जो NGOs कर रही हैं, तो गुर्बत को कम हो जाना चाहिए था, गुर्बत हमारे मुल्क से खत्म हो जाना चाहिए था। तो इसकी क्या वजूहत आपकी नजर में? इसकी जो बेसिकली रीजन ये है कि जब आप एक इंसान का पेट भर देंगे तो वो मेहनत क्यों करेगा? ऐसा ही बिल्कुल। अगर मेरे हस्बैंड हैं, वो बाहर निकले हैं, कमाने की नीयत से निकले हैं, मजदूर हैं, अब उनको सड़क पे ही जो है वो बकरे का गोश्त मिल गया खाने को, वो तो बोलेगा ना कि भाई मैं क्यों, मुझे तो पका पकाया मिल रहा है। तो जो एम्पावरमेंट की जो बात की थी वो यही करी थी कि हम किसी को नेगेटिव नहीं बोले। आज के दौर में अगर कोई 1% भी अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये एक कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे अगर हम जगह जगह दस्तरखान लगाएंगे, वो करेंगे, तो वो सारी लाइफ भी स्टक हो जाती है। दूसरी बात ये है कि वो लोग फिर आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई हमें तो यहाँ से पका पकाया मिल जाएगा। जो मेरा कॉन्सेप्ट है चैरिटी की तरफ जाने का, मैं वहाँ जाऊँ जहाँ कोई नहीं जाता। अब जैसे मैडम ने बोला कि वो हरिपुर से बिलोंग करती है, अभी जो हमारी रिसेंट एक्टिविटी वो हरिपुर में हुई। एक स्कूल को हमने सोलर सिस्टम जो है वो लगा के दिया कि भाई वहाँ गर्मी
से उनका बचाव हो जाए, बिजली भी उनके खुद पैदा हो जाए। मैं कश्मीर गई, मैं जो हूँ, अब जो मेरी कल तक जो बात हो रही थी वो बलूचिस्तान जाने की बात होती, तो हम वहाँ जाएं जहाँ कोई नहीं जा रहा। अब यहाँ पे माशाल्लाह से 4000 से ज़्यादा NGOs हैं, काम कर रही हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रहा है कि अब लोगों को ये होता है कि भाई किसी NGO से मांग लो। अच्छा, मिसयूज भी करते हैं लोग ना, फिर बिल्कुल मिसयूज है, कि बिल्कुल आपके पास भी आ गए, आपके पास भी आ गए, उनको पता है कि हमें मिल जाएगा, ठीक है। आपने उनको देखो उनकी नीड क्या है, अगर वो राशन मांग रहा है तो उसको बोलो भाई आपको इस महीने तो देने, अगले महीने आप क्या करेंगे, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आया वो डिजर्व करता भी है कि नहीं करता है। मेडिकल देखें एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बंदा 40,000 महाना कमाता है और अगर उसको अल्लाह ना करे कोई मेडिकल की तरफ से हॉस्पिटल में एडमिशन आ जाता है, चले वो हम समझ सकते हैं कि 40,000 रुपए कमाने वाला बंदा लाखों का बिल कैसे देगा, तो चले हमने उनको वहाँ पे सपोर्ट अच्छा, उसमें भी कुछ NGO जैसे JDC है, अगर आपने लैब टेस्ट करवाने तो आप जाएं फ्री में करा लें, और अगर आपने उन्होंने IT का बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ, नो डाउट बहुत अच्छा सेटअप देखिए, हमें अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम सैलानी की बात करें तो उन्होंने भी जो है ना OPDs अपने ये वो जहेज, मतलब काफी, वैसे तो मैं जहेज को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उन्होंने इसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ दिया हुआ है कि वो जहेज मोटर बाइक वगैरह भी उन्होंने दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। अच्छा, उनकी मुझे कॉन्सेप्ट ये अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि हम आपको रिक्शा निकाल के दे रहे हैं, हम रिक्शा निकाल के दे रहे हैं, आपको इंस्टॉलमेंट मेहनत करके खुद भरनी है उसमें। ऐसा ही उनकी मेरे ख्याल से महाना 12,000 रुपए है या 15,000 रुपए है समथिंग, तो वो इजी है कि मतलब उनको एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि देखें आपने मंथली जी। अब जैसे हम भी किसी को अगर हम कोई सेटअप लगा के देते हैं, चिप्स का सेटअप लगा के देते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं कि भाई हम आपसे आपकी चेकिंग करते रहेंगे, क्योंकि स्टार्ट में जब मैं, क्योंकि देखे मैं लड़की हूँ और औरत हूँ, तो जाहिर सी बात है थोड़ा दिमाग थोड़ा पीछे भी चल रहा होता है, तो पहले मुझे लोग बेवकूफ बना देते थे कि हाँ भाई अब जो है हमने ये सेटअप लगा लिया, 2 महीने काम के फिर सेल कर दिया, फिर वो अगेन भीख मांगने के लिए खड़े हुए कि हाँ भाई हमें जो है वो चाहिए सेटअप। फिर मैंने इस पे थोड़ी सी ना स्ट्रिक्टनेस लाई, मैंने कहा कि नहीं, आपने जो है ना ये क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ शेयर तो इसमें फिर शामिल करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है इंसान, तो आपको उन तजुर्बात से पता चला होगा लोग मिसयूज भी करते हैं बहुत सारी चीजें। पाकिस्तानी जो कौम है वो बहुत अच्छी कौम है, अगर मैं बोलूं, अगर उसको थोड़ा सा हम मतलब पॉलिश करें तो बहुत अच्छी कौम है। उनके मतलब उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, और इवन के मैं फख्र महसूस करती हूँ कि पाकिस्तानी हूँ, और दूसरा मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। कराची के लोग मैं बोलती हूँ दुनिया में कहीं नहीं ऐसे लोग, बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। आपको कहीं पे भी, लाहौर में गई, इस्लामाबाद में कहीं आपको कोई दस्तरखान कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे और भी मैं कहूँगा कराची वालों की कि बगैर किसी रंग और नस्ल मजहब फिरके से बालातर होकर लोगों की मदद करते हैं कि भाई हमने ये देखना है कि ये वाकई जरूरतमंद है, इसकी मदद की जाए। ये देखे ना, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जैकोबाबाद से, मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट करने वाले सारे लोग यहाँ पे यहीं के लोग हैं। मैं कराची में बड़ी हुई हूँ और जो है सारे काम वगैरह की, तो यहीं से मैंने कुछ सीखा है, और अब पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है। तो कराची मैं बोलती हूँ कोई भी इसका नेमोल बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल, और आपने एक अच्छी बात की, और कराची वालों की एक और अच्छी बात है कि पूरी दुनिया से जी पाकिस्तान से तो आते ही है। देखें, मतलब कराची वो शहर है कि आप कहीं से भी आए और कराची आपको एक्सेप्ट करता है कि आए जी काम करें, और जब फिर लोग उनको नौकरियां भी देते हैं, ये नहीं देखता कि ये रंग नस्ल का है, रंग नस्ल कौन सी है, क्या है। तो ये बहुत अच्छी यूनिटी की बात है मैं कहूँगा, और ये हमारे पूरे पाकिस्तान में जानी चाहिए बात। और यहाँ से जब लोग सिंध से जाएं, पंजाब जाएं, तो पंजाब वाले भी उसको एक्सेप्ट करें, अगर वो केपी की जा रहा है वो उनको एक्सेप्ट करें, बलूचिस्तान जाए वो एक्सेप्ट करें, तो एक यूनिटी बनेगी और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। असलम भुट्टो साहब, हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, ये जो टीवी मीडिया जो है, मीडियम है, ये एक ऐसी चीज है कि हम अपनी कौम का रुख जिस तरफ मोड़ेंगे ना उस तरफ चली जाएगी। हम यहाँ पर अगर बैठकर नेगेटिव बातें करेंगे तो हमारी कौम जो है ना उसको नेगेटिविटी को फॉलो करेगी। अक्सर आप देखें ना कि हमारे यहाँ एक नासूर है, करप्शन है। हम देखते हैं कि जी ऊपर से करप्शन हो रही है तो छोटा नीचे लेवल का बंदा भी समझता है जी मेरा भी राइट है, जब वो कर रहा तो मुझे भी करनी चाहिए। तो इसको तो हम खैर मजम्मत करते हैं कि जी करप्शन नासूर है, इस मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। ख़ास तौर पे क्योंकि आपका ताल्लुक एक्टिंग, डायरेक्शन और आप लिखते रहें बहुत कुछ, तो आज का जो हमारा राइटर है, हम सिर्फ देखते हैं कि मोहब्बत हुई, मोहब्बत में नाकामी हुई और उसने मंशियात शुरू कर दी और वहाँ हम देखते हैं कि फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, सास बहू के लड़ाई झगड़े हम दिखा रहे होते हैं।
तो क्यों ना पॉजिटिविटी दिखाएं कि क्या उसका एंड वहीं हो जाता है कि बस मोहब्बत में नाकामी हुई तो दुनिया खत्म हो गई। हम वहाँ कोई ऐसा एक मैसेज दें कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों और हम वो क्राइसिस दिखाएं, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि क्राइसिस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। फेलियर जो है इज द की टू गेट सक्सेस। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि फेलियर को लोग छोड़कर भाग जाते हैं, फिर नया एवेन्यू ढूंढते हैं, नई चीजें देखते हैं। उस फेलियर में उनकी कामयाबी छुपी हुई होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी नाकामी से सीखें और जो काम आप कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ करें, तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। तो हमारा राइटर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने कल्चर को उजागर करे और फिर देखें कि हम ये जो हम दिखा रहे होते हैं सास बहू मोहब्बत, इससे बाहर निकलें, लोगों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें। तो क्योंकि आप एक राइटर भी हैं तो मैं चाहूँगा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें आप। शाहजी, बहुत कुछ तो आपने बतला ही दिया, लेकिन जो एक्चुअल जो सूरत हाल है वो ये है कि अब ड्रामा कमर्शियल हो गया है, अब कमर्शलिज्म ड्रामे में आ गया है। तो जो ओनर्स होते हैं चैनल्स के, वो यही चाहते हैं कि जो चीज़ सोसाइटी में ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा पसंद की जाती है, मतलब लोगों की साइकी से खेलते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड सेटर नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि हमने पॉजिटिव वाइब्स पे बात करनी है। ये एक ट्रेंड सेट किया हमने भेड़ चाल में नहीं गए कि जी दूसरे चैनल मॉर्निंग शो में क्या कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमने हट कर बात करनी है। हमने लोगों को मोटिवेट करना है, कौम को, लोगों को, मुल्क को, इवन इंडिविजुअल लोगों को हमने आगे लेके जाना है। तो क्यों नहीं मतलब रिस्क लेते हैं? क्या डर लगता है कि हम कोई ऐसा काम करेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा, फ्लॉप होगा, पैसा ज़ाया हो जाएगा? नहीं, आपका कमर्शलिज्म में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इस वजह से आप वो चीज़ करते हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो प्रोफेशनल चैनल्स हैं उनका जो यानी पूरा क्राइटेरिया है वो उसी पे डिपेंड करता है, ऐसा ही है, वो उसी को फॉलो करते हैं। तो वो अब अगर हम ड्रामे की बात करें तो वो जो भी ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें जो सोसाइटी का जो रिसेंट जो एक मोटिव चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करो, चाहे मार-धाड़ हो, लूट मार हो, अगवा और तावान, ये वो पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी को फॉलो करो, उसी पे कमर्शियल मिलेगा, उसी पे कमर्शियल मिलेगा और वो यूट्यूब पे भी आएगी और डबल पैसा मिलेगा। तो उसको फॉलो करते, उनका किसी सरोकार नहीं कि जी आपका कल्चर तबाह हो रहा है, आपकी लैंग्वेज तबाह हो रही है, आपकी सोसाइटी ख़राब हो रही है। बच्चे जो हैं वो बचपन से ही वो गुर सीख जाते हैं कि बड़ा आदमी कैसे बनना है, ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं। मैंने एक सीरियल लिखा था सिलसिला के नाम से, ये NTM पे चला था और मंजूर मक्सी मरहूम ने उसे डायरेक्ट किया और कैसर खान निजामानी प्रोड्यूसर थे। उसमें मैंने एक छोटा सा सीन लिखा था, हमने बादराबाद में शूट किया कि दो दोस्त होते हैं जो मैन, एक समी सानी था, एक दूसरा एक्टर का नाम याद नहीं मुझे। वो किसी की सालगिरह के लिए तोहफा लेने जाते हैं खिलौनों की दुकान पे। जी जी। तो जैसे ही वो दुकान में आते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एक छोटा बच्चा और एक उनका वालिद वो खड़े हुए थे और बच्चा जिद कर रहा था बाप से कि अब वो मुझे गन चाहिए। तो बाप ने समझाया बेटे को, बेटा आपकी उम्र इतनी अच्छी नहीं है, गन क्या करोगे? कि नहीं बाबा मुझे गन चाहिए। तो वो उनकी जिद की वजह से उसने कहा भाई इसको गन दे दो। वो गन लेके और वो यूं रैम्बो की तरह चलाने लगा। तो जो समी सानी था वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो गन उनसे लेके काउंटर पे रखी और अपनी जेब से कलम निकाल के उसकी जेब में डाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था जो हमने उनको दिया कि बाप को बजाय वो गन की जिद कर रहा था तो वो एक अगर पेन की अहमियत को समझ जाए, हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह तो ये उस ज़माने में तो खैर ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल वो देखते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाना है, पब्लिक के मूड से हमें ये चीज़ें करनी है, वो चाहे डाकाजनी हो या लूट मार हो, बच्चे अगवा, ये वो, तो वो एक शॉर्टकट दिखाते हैं, वो तो उसी पे चलते हैं और उसी पे ज़्यादा। आपने अक्सर
यानी अगर 4 ड्रामे चलते हैं तो 3 ड्रामे का बेस वही होता है, बस ये चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। और हमें देखें कॉरपोरेट सेक्टर को और जो भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनको अपना रोल अदा करना चाहिए, आगे आना चाहिए और एक ट्रेंड सेट करना चाहिए। जो हमारी कल्चर है, जो हमारी मसनूआत हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, उनको हमें जब तक हम उजागर नहीं करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये सब चीज़ें भूल जाएंगी। आपने बड़ा अच्छा कहा उस पर। चलते हैं आपा आपकी तरफ। आप क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और अगर आप हमारा मॉर्निंग सेट देखें तो आपको हमारे सेट पे भी ग्रीनरी नजर आएगी। एक ये फुटबॉल रखी हुई है, इसको यहाँ डिस्प्ले करने का बुनियादी मकसद है कि पूरी दुनिया में 48 टीमें जो है ना वो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। उसमें एक झंडा एक्स्ट्रा लगा हुआ है और वो जो 49 नंबर पर झंडा आ रहा है वो पाकिस्तान का झंडा है। उसकी वजह ये है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में ये फुटबॉल इस्तेमाल हो रहा है जो कि सियालकोट से जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है। तो हमें खुशी होती है जब आप कोई भी हमारा पाकिस्तानी जब दुनिया में जाकर गोल्ड मेडल जीतता है, कहीं नाम करता है, कुछ चीज जाती है तो हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। तो क्लाइमेट पे इस वक्त पूरी दुनिया को काम करने की ज़रूरत है। आप देखें कि आंधी तूफान बारिशें नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब तक हम क्लाइमेट पे काम नहीं करेंगे तो हम तबाही की तरफ जा रहे होंगे। तो इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए मैं ये समझती हूँ कि ये जो हम लोग जो पौधे लगाने को ही हम सिर्फ एनवायरनमेंट पे काम करना समझते हैं, हालांकि पौधे दरख्त ही तो बेसिक चीज़ है ना कि अगर जब हम दरख्त काटेंगे ज़ाहिर है रुकावट जो पहाड़ों से पानी आता है उसकी ख़त्म हो जाएगी, सैलाब आएंगे, पोल्यूशन वो कर देंगे। दूसरी जो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा अलमिया जो है ना ये मैं समझती हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है। वो दुख भी मेरा पाकिस्तान के हवाले से कि मुझे जो पोल्यूशन जो है ना, ये जो गंदगी है, आप देखिए मेरा कुरान बार बार सिर्फ नमाज रोजे तो नहीं कह रहा, वो तो मेरा फर्ज है जिस तरह मैं सांस ले रही हूँ वो तो है। हमने इस पे काम करना है कि अल्लाह पाकिसी को पसंद करता है, सफाई को पसंद करता है। सफाई मेरा निस्फ ईमान है। अगर सफाई सिर्फ ये थोड़ी कि मैंने साफ कपड़े पहन लिए या मैंने अपने घर को चमका लिया बस, बाहर से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो ये मतलब जो कूड़ा पड़ा हुआ होता है, जो मैं कहती हूँ इस पर क्यों नहीं काम किया जाता है, इस पर ज़रूर काम किया जाए क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा, मैं कितनी भी दरख्त लगा लूँगी, मैं कितनी भी पोल्यूशन पे काम कर लूँगी, लेकिन जो सफाई जो काम करेगी वो मतलब कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो और इन्वायरमेंट के लिए तो हमारे आप देखें ना कैसे कैसे अब चीज़ें मतलब आ गई हैं। जो क्लाउड बर्स्ट का हमने सुना है तो हमने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना था। बार बार जो अब इतना ज़्यादा पानी और इतने सैलाब जो आ रहे हैं इस तरह नहीं आते थे, मतलब पहले भी होते थे ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो हमारे खत्म हो रहे हैं, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आने वाले वक्त में पानी की बड़ी पानी की वो होगी। मैं बार बार और फिर पानी को हमने कितना वो करना है, उसको ये ज़ख़ीरा है हमारे पास। जिस तरह हम देखें किसी ज़माने में हमारे पास सुई गैस का ज़ख़ीरा होता था, नेचुरल गैस का, अब वो ख़त्म हो रहा है। इसी तरह अल्लाह ना करे पानी भी ख़त्म, क्योंकि समंदर तो है लेकिन समंदर का पानी हम उसको खाने पीने में तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो देखिए मुझे ये होता है कि घर में आप अपनी मेड्स को भी बताएं कि पानी को किस तरह इस्तेमाल करना है, पूरा नलका फुल खोल के। टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है, मैं चाहूँगा कि बस मैसेज एक छोटा सा जी चंद सेकंड में। अच्छा, मेरा बस ये मैसेज ये है कि आप अपने हिस्से का दिया जलाएं, दूसरों को मत देखें, अपने आप को देखें कि आपने जिस तरह आपने कहा था कि चिड़िया ने चोंच में पानी लेके आग बस में आप चिड़िया बन जाए बस। बहुत अच्छा मैसेज दिया। असलम भुट्टो साहब कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? मेरा मैसेज तो ये है कि अवल तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं लोगों को मैसेज दूं, नहीं फिर भी लेकिन मेरी गुजारिश है उन नौजवानों के लिए कि इस मुल्क की इज़्ज़त करें। इस मुल्क ने उनको बहुत कुछ दिया है बिल्कुल, और इसी मुल्क की नाम से उनकी पहचान है। तो जितना हो सके इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें और एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने जी। डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहें सेकंड्स में? बस मेरा मैसेज भी यही है कि इन दोनों को ही मैं कंटिन्यू करूंगी कि पॉजिटिविटी को जो है वो सपोर्ट करें, अपने इर्द गिर्द से चेंज लाएं। ये किसी का वेट ना करें कि गवर्नमेंट करेगी, फलाना बंदा करेगा, ढमका बंदा करेगा, नहीं, आप खुद से करना शुरू करें। आप पहले सिंगल पर्सन होंगे, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके पीछे काफिला होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इब्तिदा आप करें और बाकी छोड़ दें कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आपकी चेंजिंग से सोसाइटी में चेंजिंग्स आती है। मैं आप
का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा असलम भुट्टो साहब का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर महविश आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आज की नशिस्त यकीनन इल्म, तजर्बे, फ़न, खिदमत और ख़ूबसूरत मौसीकी से भरपूर रही। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की बातें सुनें, नई चीज़ें सीखें और दूसरों की मदद को अपनी आदत बनाएं। जब आप मस्बत सोच के साथ सोसाइटी में आगे जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आएगी। मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रही ज़िंदगी तो कल सुबह दोबारा आपके सामने नई सोच, नए मेहमानों और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चलते हैं काशिफ की तरफ और पूछते हैं, काशिफ आप हमें क्या सुना रहे हैं? सर का जो मैसेज था उससे रिलेटेड जो है एक सॉन्ग है जी। कि ये वतन जो है हमारा मुल्क, हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। तो इससे और काशिफ की एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बगैर म्यूजिक के जो है ना ये गाना गाते हैं, तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया सर। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरिक़ के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।